आप देख रहे हैं गणेश राठौड़ यूट्यूब चैनल। प्लीज वीडियो स्टार्ट से एंडिंग तक पूरा वीडियो देखिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप मेरे वीडियोस देखते रहे, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। महाराष्ट्र के वसरामथंडा नाम के छोटे से गांव में एक गरीब पर प्यारा परिवार रहता था। मिट्टी का बना उनका छोटा सा घर था, जिसमें विमलबाई और दत्ता राठौड़ अपनी जिंदगी की मुश्किलें मुस्कुराते हुए झेलते थे। 1999 के साल में उनके घर एक नन्हे से बच्चे का जन्म हुआ। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो जन्म से ही कुछ बड़ा करने आया हो। पहले 1 और आधा महीना वही मिट्टी के घर, वही गांव की ठंडी हवा और माँ के कोमल प्यार में उसने अपनी जिंदगी के सबसे नर्म पल व्यतीत किए। गांव के लोग कहते थे कि इस बच्चे में कुछ खास बात है, जैसे एक दिन ये दुनिया को अपना नाम बताने वाला हो। पर गणेश अब 2 महीने का हो चुका था। वसरामथंडा के उस छोटे से मिट्टी के घर में अब हर रोज एक नई खुशी गूंजती थी। विमलबाई और दत्ता राठौड़ ने परंपरा के मुताबिक उसका नामांकन किया। नन्हे बच्चे का नाम रखा गया गणेश। आज के दिन उनके घर में गणेश के दादा और दादी भी मौजूद थे। दादी गणेश को गोद में लेकर लोरी गाती थीं और दादा उसके हाथ पकड़कर हंसती आंखों से उसको देखा करते। विमलबाई घर के अंदर चूल्हे पर खाना पकाती थीं। मिट्टी की दीवारों से ऊपर उठती हुई धुआं की खुशबू एक देसी सुकून देती। और दत्ता राठौड़ रोज की तरह खेतों में मेहनत करने निकल जाते थे। धूप, हवा, बरसात सबसे लड़कर अपने परिवार के लिए। कुछ दिन ऐसे ही प्यार और मेहनत में बीत गए, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। फसल बराबर नहीं आ रही थी, बारिश ने धोखा दिया और जमीन सूख गई। खेत का नुकसान इतना बढ़ गया कि गणेश के घर वाले घबरा गए। चिंता, बेचैनी और कल की फिक्र सब उनके चेहरों पर साफ दिखने लगा। पर यह तो सिर्फ एक और मोड़ था। अब 3 छोटे बच्चों की मस्तियों से भर गया था। गणेश, श्याम और काजल राठौड़। गणेश अब 2 महीने का था, श्याम राठौड़ 4 महीने का और काजल राठौड़ भी 4 महीने की। तीनों बच्चे अपने छोटे से बचपन में एक साथ खेलते, एक साथ हंसते। उनकी मासूम हंसी से पूरा घर जी उठता था। लेकिन गणेश थोड़ा अलग था। वो बहुत रोता था और माँ विमलबाई से बिल्कुल चिपक कर रहता। माँ के बिना एक पल भी नहीं। पर विमलबाई की तबीयत ठीक नहीं रहती। रोज थकान, कमजोरी और बुखार जैसे हालात उन्हें तंग करते। इस वजह से बड़ा बेटा श्याम राठौड़ माँ से थोड़ा दूर रखा जाता। उसे माँ का दूध नहीं पिलाया जा सकता था, इसलिए घर वाले उसे गाय का दूध पिलाते और माँ को थोड़ी देर के लिए एक अलग कमरे में आराम करने देते, ताकि उनकी तबीयत और ना बिगड़े। काजल राठौड़ और गणेश ज्यादा टाइम साथ खेलते। काजल अपनी छोटी हंसी से गणेश को चुप कराने की कोशिश करती, कभी उसकी नाक दबाती, कभी हाथ पकड़ लेती और कुछ पल के लिए ही सही गणेश चुप हो जाता। पर घर के बाहर की दुनिया इतनी मेहरबान नहीं थी। खेत पहले ही बर्बाद हो चुके थे। फसल का नुकसान रोज की जिंदगी को चबा रहा था। रोजगार मुश्किल, पैसे मुश्किल, घर में राशन कम होने लगा। विमलबाई की तबीयत भी ठीक नहीं थी। दत्ता राठौड़ रोज शाम तक खेत के चक्कर लगाते, पर वापस आते तो सिर्फ थकान और परेशानी। गणेश के दादा दादी भी सोच में डूब जाते। अब क्या करें, कैसे संभाले इतना बड़ा बोझ। तीनों बच्चे मासूम थे, उन्हें क्या पता जिंदगी क्या मोड़ ले रही है। पर घर के बड़े लोग अंधेरों के बीच उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी ढूंढ रहे थे। कुछ दिन और बीत गए और हालात और भी कठिन होने लगे। घर में बैठकर सब एक ही सवाल सोच रहे थे, अब क्या करें, कैसे संभालें सब। लेकिन ये तो बस एक और कसौटी थी। माहौल पहले से ही भारी था। रोजगार का सहारा टूट चुका था। कुछ दिन बाद दत्ता राठौड़ ने गांव के पास ही पत्थर तोड़ने का काम शुरू किया। सुबह थक गए रास्ते, टूट गए सारे सहारे। रोज की लड़ाई में दिल भी हो गया बेचारे। हाथ में दर्द लेकर पत्थर भी रोते साथ, फिर भी चलता जाए दट्टा अपनी ही बात। ओरे जिंदगी तू क्यों इतना दर्द देती, घर की रोशनी भी आज धड़कनों में रहती। खुदा सुन ले जरा ये परिवार की फरियाद,
हर आंसू के पीछे छुपी है एक उम्मीद बात। घर के अंदर दादा दादी थे। तबीयत ठीक थी, पर काम करने की ताकत और इच्छा दोनों खत्म हो चुकी थीं। वो सिर्फ आंगन में बैठे वक्त को धीरे धीरे गुजरता देखते और चुपचाप घर की परेशानी महसूस करते। बच्चे गणेश, श्याम और काजल अपनी छोटी दुनिया में खेलते रहते, पर उनकी हंसी के पीछे घर की हकीकत का दर्द छुपकर बैठा था। रात होती तो घर में सिर्फ एक ही सवाल घूमता, कल कैसे कटेगा, क्या फिर भी गुजारा हो पाएगा? पर सबके बीच एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद अगली सुबह कुछ बेहतर ले आए। असल बर्बाद, राशन कम और रोजगार का कोई सहारा नहीं। दत्ता राठौड़ के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई थीं। आखिर एक दिन दत्ता राठौड़ अपने गांव के 4 करीबी दोस्तों के साथ बैठकर लंबी चर्चा की। अब कुछ करना पड़ेगा, यहीं बैठे रहने से पेट नहीं भरेगा। सब ने मिलकर फैसला किया कि शहर जाके मेहनत करनी पड़ेगी। और इस तरह दत्ता राठौड़ गांव को छोड़कर पहली बार मुंबई के सफर पर रवाना हुआ। गांव की छोटी सी स्टेशन पर धूल भरी हवा के बीच एक पुरानी ट्रेन से वो मुंबई की तरफ निकल पड़ा। घर में सब उदास थे। गणेश, श्याम और काजल को समझ तो नहीं आता, लेकिन घर का माहौल उन्हें भी चुप कर देता। विमल बाई के लिए जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। घर का सारा काम, 3 छोटे बच्चों को संभालना, साथ ही अपनी तबीयत की कमजोरी। दिन भर वो थक जाती थी, पर रुकती नहीं थी। रात को घर में सिर्फ खामोशी होती थी। सबको दत्ता राठौड़ की कमी महसूस होती थी। मुंबई में दत्ता राठौड़ ने लोखंड के पाइप की एक कंपनी में पेंटर का काम शुरू किया। दिन भर पेंट की स्मेल, हाथ पर रंग, कपड़ों पर दाग। फिर भी वो सब कुछ बर्दाश्त करता, क्योंकि उसके दिल में एक ही सोच थी, घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए। कभी कभी वो विमल बाई को चिट्ठी लिखता, कैसे हो तुम लोग, बच्चों को प्यार देना, मुझे आप सब याद आते हो। विमल बाई जब चिट्ठी पढ़ती तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। वो भी जवाब में लिखती, मुझे भी आप बहुत याद आते हो, मैं यहां अकेली हो गई हूं, पर आपका इंतजार कर रही हूं। ऐसे ही 7 महीने गुजर गए। रोज की मेहनत और दूरी के बाद एक दिन दत्ता राठौड़ अपने दोस्तों के साथ मुंबई से गांव वापस लौट आया। घर का दरवाजा खुला और दरवाजे पर दत्ता राठौड़ को देखते ही पूरा परिवार चमक उठा। वो सबके लिए कपड़े लाया था। गणेश, श्याम और काजल के लिए नए कपड़े, दादी दादा के लिए धोती और गमछा, और विमल बाई के लिए एक सुंदर सी साड़ी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे हंस रहे थे। विमल बाई की आंखों में प्यार और शुक्रिया था। कुछ दिन बेहद खुशी के बीच गुजर गए, लेकिन जिंदगी ने फिर एक मोड़ दिया। काम फिर से रुक गया। दत्ता राठौड़ को कोई रोजगार नहीं मिल रहा था। घर में पैसे फिर कम होने लगे। परिवार दोबारा चिंता में डूब गया। और यहीं से शुरू होता है गांव का छोटा सा घर। विमल बाई रोज अपने दोनों बच्चों को संभालते हुए पहले से ही थकी हुई रहती थीं। दत्ता राठौड़ तो रोजी रोटी के लिए दूर मुंबई में थे, और यहां घर में विमल बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उधर घर में था नया तूफान, शकू, विमल की कुंवारी ननद। शकू का स्वभाव बिल्कुल कड़क, और विमल को तो वो एक पल भी चैन से नहीं रहने देती थी। तो घर में कुछ काम नहीं करती, सारा दिन बस बच्चों के बहाने, ऐसा रोज ताने सुनाती। कभी कभी तो शकू गुस्से में इतनी आगे बढ़ जाती कि विमल बाई के बाल तक नोच लेती, चिल्लाती, धक्का देती, और विमल बाई बस रोते हुए सह लेती, क्योंकि बोलने से भी उल्टा दोष उसी पर आ जाता, क्योंकि ससुर और सास दोनों भी शकू का ही साथ देते थे। अरे तुझी पर हो, उल्टे जवाब देते, बोलाई जी तमीज नहीं। ऐसे ताने विमल रोज सुनती थी। बच्चे डर जाते, छिप जाते, और विमल बाई टूटती जाती। फिर भी सुबह होने पर वो उठती, बच्चों को तैयार करती, और कभी खेतों में तो कभी मिर्ची टमाटे तोड़ने के काम पर चली जाती, क्योंकि घर चलाना भी था और बच्चों को भूखा नहीं सोने देना था। लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि विमल बाई की आंखों में रोज आंसू, दिल में घुटन, और घर में रोज रोज के झगड़े, जैसे उनका जीवन एक खत्म ना होने वाली लड़ाई बन चुका हो। अब आगे क्या होगा?
क्या दत्ता राठौड़ मुंबई से लौटेंगे? क्या विमल की जिंदगी में कोई बदलाव आएगा? घर की हालत रोज बरोज खराब होती जा रही थी। पैसा कम, काम ना के बराबर। और इस बार दत्ता राठौड़ ने एक और मुश्किल फैसला लिया। परिवार को पीछे छोड़कर वो नौकरी की तलाश में आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद शहर निकल पड़ा। आदिलाबाद की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वहां एक बड़ी कॉटन गिनिंग फैक्ट्री थी, जहां दत्ता का काम था कपास को बड़े मशीन में डालना और बीज अलग करना। दिन भर मशीन की चीख, कॉटन का धूल और ठहरा हुआ हवा में थकान का बोझ। 12 घंटे की मेहनत और केवल 50 रुपए दिहाड़ी। राठौड़ एक छोटी सी खोली में अकेला रहता। दीवारों पर चिपके कपड़ों की स्मेल, एक पुराना पंखा और एक जुगनू सी आस कि कभी ना कभी सब ठीक होगा। हर महीने वो अपनी कमाई में से 500 रुपए घर भेज देता। घर वाले भी बस उसी उम्मीद से गुजारा करते और विमल बाई खेत में खून पसीना बहाकर घर को संभालती। विमल के चेहरे पर थकान ज्यादा मगर हौसला कम नहीं होता। घर के आंगन में बच्चे खेलते, लेकिन उनकी हंसी भी अधूरी लगती थी, जैसे कुछ कमी सी रह गई हो। ऐसे ही 8-9 महीने गुजर गए। थकान, मेहनत और इंतजार के बीच परिवार एक ही सवाल में सिमट गया, कब सब ठीक होगा? कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। घर का माहौल पहले से और भी भारी हो चुका था। विमल बाई सास ससुर के साथ रहती जरूर थी, पर उनकी नजरों में कभी भी प्यार या इज्जत नहीं दिखाई देती थी। उनका व्यवहार हर गुजरते दिन के साथ और कठोर होता जा रहा था। बात बात पर ताने, उल्टी बातें और छोटी छोटी बातों पर निंदा बदनामी। विमल बाई का दिल अंदर ही अंदर थक चुका था। एक दिन तो हाल यहां तक पहुंच गया कि सास ससुर ने साफ शब्दों में कह दिया कि तुम यहां रहकर क्या करोगी, तुम अपने मायके चली जाओ, हमें घर में तुम्हारी जरूरत नहीं। ये सुनते ही विमल बाई की आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने चुपचाप अपने छोटे छोटे बच्चों का हाथ पकड़ा, उन्हें सीने से लगाया और भरी सांस भरकर निकल पड़ी अपने मायके कनक की थांडा की तरफ। वहां पहुंचते ही सब उसे उसके मायके वाले नाम से बुलाते थे। अरुणा, अरुणा। क्या हुआ बेटी? उसकी मां लक्ष्मीबाई, पिता उल्लास जाधव, बड़ा भाई सुरेश जाधव 20 साल का, मंजला भाई विकास जाधव 12 साल का और सबसे छोटा अविनाश जाधव 4 साल का। सब अरुणा को ऐसे देखकर घबरा गए। अरुणा मिट्टी के छोटे से मायके के घर में चुप बैठ गई। मां ने पूछा, बेटी क्या हुआ, ऐसे कैसे आ गई? रोते रोते अरुणा ने कहा, मुझे वहां अच्छा नहीं, देखते, तकलीफ देते, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके मां बाप ने उसे सहारा दिया। तुम चिंता मत करो, हम सब हैं ना, तुम यहीं रहना चाहती हो तो रह सकती हो। इस तरह अरुणा अपने मायके में ही रुक गई। पर मायके में रहने का मतलब आराम नहीं था, वहां भी जिंदगी सिंपल नहीं थी। अरुणा सुबह जल्दी उठकर कभी खेतों में काम करती, कभी टमाटे तोड़ने जाती, कभी मिर्ची तोड़ने जाती। दिन भर धूप, धूल और थकान, और पीठ पर छोटे बच्चे का बोझ। बच्चे भी तकलीफ उठाते थे। जब अरुणा मिर्ची तोड़ती तो बच्चे पेड़ के नीचे रोते बैठे रहते। गणेश छोटा था, रोता रहता था और अरुणा एक हाथ से उसे संभालती, दूसरे से काम करती। देखते ही देखते 3-4 महीने बीत गए। अरुणा को पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। उधर आदिलाबाद में दत्ता राठौड़ भी तकलीफ में जी रहे थे। फैक्ट्री का काम, दूसरी जगह का तनाव और घर की यादें उन्हें अंदर से तोड़ रही थीं। उन्होंने फैसला ले लिया, बस अब घर जाके देखता हूं क्या हाल है। दत्ता राठौड़ जब वसराम थांडा आए तो पता चला विमल बाई घर पर नहीं। उनके सास ससुर का व्यवहार सुनकर दत्ता का दिल टूटा। उन्हें सब समझ आ गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए दत्ता राठौड़ बिना सोचे बिना रुके निकल पड़े कनक की थांडा अपनी पत्नी अरुणा के मायके के लिए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा अरुणा थकी हुई, आंखों में आंसू, बच्चे सीने से लगे हुए। दत्ता की आवाज भर आई, विमल तुम कैसे हो? पर माहौल अच्छा नहीं था। अरुणा का परिवार दत्ता पर गुस्सा कर उठा। ऐसे ही रखते हो हमारी बेटी को? इतनी तकलीफ दी तुमने, हम अब नहीं भेजेंगे अरुणा को, तुम जाओ यहां से।
दत्ता चुप खड़े रहे। फिर प्यार से बोले, मैं मानता हूं गलतियां हुई, पर अब सब ठीक करूंगा। मैं विमल को अच्छा रखूंगा, उसकी देखभाल करूंगा। हम आदिलाबाद में साथ रहेंगे, बस एक मौका दो। सब कुछ सुनकर अरुणा ने दत्ता की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द भी था और भरोसा भी। आखिर में बात समझ में आई, गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और परिवार ने अरुणा को जाने की इजाजत दी। इस तरह दत्ता राठौड़, अरुणाबाई और उनके छोटे बच्चे सब आदिलाबाद शहर के लिए एक गाड़ी में निकल पड़े। दिल में उम्मीद, आंखों में आंसू और जिंदगी में एक नया मोड़। आगे की कहानी